क्योंकि वो खूबसूरत लड़की जरूर उस लड़के पर फिदा होगी, वरना इतना बेढंगा और सांवला लड़का जो हमेशा इतना नखरेबाज रहता है, श्रुति देशमुख को क्यों भाता? मोटी लड़की ने नाटकीय ढंग से अपने माथे पर थपकी देते हुए कहा, अरे बस करो, मैं तो उससे 2 दिन पहले ही मिली हूं। उसमें इतना प्यार क्यों है? श्रुति ने आंखें घुमाई और कहा, हालांकि उसके गाल बेवजह थोड़े गर्म होने लगे थे। तो क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हें वो बेढंगा क्यों नहीं लगता? मोटी लड़की ने पूछा। मीरा अय्यर, क्या तुम्हें भी लगता है कि वो बेढंगा है? श्रुति ने मोटी लड़की पर ध्यान नहीं दिया और मुड़कर दूसरी लड़की से पूछा, जो शांत और सौम्य लग रही थी। हाँ, वो काफी बेढंगा है और उम्र में भी छोटा है। ये तुम्हारे अंदाज से बिल्कुल मेल नहीं खाता। मीरा अय्यर ने गंभीरता से सिर हिलाया। देखो, मीरा भी यही कहती है। बताओ, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मोटी लड़की ने जोर देकर कहा, छी, तुम सब दिखावे से ही आकलन कर रहे हो। मैं तो अंदर के गुणों को देखती हूं। और अभी क्या समय हो गया है? हम हाई स्कूल के आखिरी साल में हैं। सबसे अहम, लता रेड्डी, तुम बकवास मत फैलाओ। किसके पास वक्त है इन बातों के बारे में सोचने का? श्रुति ने कहा, जरूरी नहीं कि ये सच हो। मीरा और अर्जुन साथ हैं। देखो तो उनकी पढ़ाई पर कोई असर तो नहीं पड़ा है ना? लता रेड्डी ने नासमझी से जवाब दिया। लता, मीरा ने तुरंत उसे घूरा। है, चिंता मत करो, हम ये बातें सिर्फ तब करते हैं जब हम तीनों होते हैं। मैं किसी और को नहीं बताऊंगी। इतनी घबराई क्यों हो? मीरा की तीखी नजर देखकर लता हंस पड़ी। ठीक है, ठीक है, चलो ये सब छोड़ो और कक्षा में चलते हैं। श्रुति ने उन दोनों को धक्का देते हुए कहा। कक्षा जाने की बात रही। श्रुति, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैंने सुना है कि रोहन मल्होत्रा की परीक्षाएं अच्छी नहीं रही और उसने दोबारा परीक्षा देने का फैसला किया और अब वो हमारी कक्षा में है। मीरा ने अपना चश्मा ऊपर करते हुए फुसफुसाया। तीनों लड़कियां पहले साल से ही सहपाठी थी और बहनों की तरह एक दूसरे के कामों को अच्छी तरह जानती थी। दरअसल मुझे लगता है कि रोहन इतना बुरा नहीं है। वो लंबा है और उसका चेहरा, खैर, काफी सुंदर है। कम से कम वो सांवला तो नहीं है। इसके अलावा उसके पिता शिक्षा बोर्ड में एक नेता है और उसकी मां का एक रेस्टोरेंट है। अगर वो मेरे पीछे पड़ा तो शायद मैं भी उसकी ओर आकर्षित हो जाऊं। लता ने अपनी भरी हुई छाती को कुछ हद तक आत्ममुग्धता से देखते हुए कहा। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी कक्षा के कई लड़के क्लास के दौरान उसकी छाती पर नजरें गड़ाए रहते थे, लेकिन चूंकि उसका चेहरा श्रुति जितना सुंदर नहीं था और वो उतनी लंबी और दुबली पतली भी नहीं थी, इसलिए क्लास ब्यूटी या स्कूल ब्यूटी का खिताब उसे नहीं मिल पाता था, बल्कि श्रुति को मिल जाता था। लता मन ही मन इस बात पर बहुत बड़बड़ाती थी। सोचती थी कि ये नासमझ लड़के औरतों की कद्र करना नहीं जानते। इस लिहाज से लता ज्यादा परिपक्व और बोल्ड हाई स्कूल की लड़कियों में से एक थी। बेशक लड़कियां आमतौर पर लड़कों से जल्दी परिपक्व हो जाती हैं और एक 18 साल की लड़की को लगभग सब कुछ पता होता है जो उसे जानना जरूरी होता है। ये सिर्फ उनकी छात्र स्थिति और माता पिता और शिक्षकों के नियंत्रण के कारण था कि वे इसे जाहिर नहीं कर पाती थी। मीरा और श्रुति को निजी तौर पर पता था कि लता अपने वक्षों को लेकर बहुत घमंडी थी और अक्सर उनके सामने शेखी बघारती थी। बेशक वो अक्सर उनके साथ पुरुषों के बारे में भी बात करती थी। अब उसे प्यार में डूबी हुई नजरों से खुद को शान से दिखाते हुए देखकर वे दोनों आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी। तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो जैसी किताबों में बताया जाता है। तुम रोहन मल्होत्रा जैसे किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। श्रुति ने धीमी आवाज में कहा। तुम मासूम बच्चियों से इस बारे में बात करना भैंस के आगे वीणा बजाने जैसा है। लता ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा। सच में लता, तो हमसे बात करना भैंस के आगे वीणा बजाने जैसा है। श्रुति और मीरा ने चौंकते हुए कहा और लता को चुटकी काटने के लिए आगे बढ़ी। लता जल्दी से भाग गई
और भागते हुए उसकी छाती जोर से धड़की, जिससे कई लड़कों की आंखें लगभग बाहर निकल आई। देवांश कुलकर्णी अभी फूलों की क्यारी के चक्कर लगाकर अकादमिक भवन में पहुंचा ही था कि दीवार पर लगी कक्षा के असाइनमेंट की सूची देखने की तैयारी में था कि अचानक उसके सामने एक गोलमटोल चेहरा प्रकट हुआ। वो लिहाओ जोशी था। देवांश, तुम वाकई कमाल हो। अब से तुम मेरे बॉस हो। लिहाओ का भरा भरा चेहरा चापलूसी भरी प्रशंसा से भरा था। चले जाओ, क्या बकवास कर रहे हो? देवांश ने जल्दी से लिहाओ को धक्का दे दिया, क्योंकि उसे किसी और लड़के द्वारा इतनी चापलूसी भरी नजरों से देखे जाने की आदत नहीं थी। बॉस, शर्म मत करो। आते हुए मैंने तुम्हें श्रुति को गले लगाते और पकड़े हुए देखा था। बिल्कुल प्यार भरे लग रहे थे। हे भगवान, ये तो कमाल है। तुम उसके साथ कैसे घुल मिल गए? अपने भाई को भी कुछ गुर सिखा दो। लेकिन लिहाओ जरा भी नाराज नहीं हुआ और बोलते हुए उसने फिर से अपना गोलमटोल चेहरा भींच लिया। बकवास बंद करो, मैंने तो बस उसे अपनी बाइक पर घुमा दिया। देवांश ने नाराजगी भरी नजरों से जवाब दिया। है, ठीक है, बस बाइक की सवारी, पर फिर भी कमाल है। बस अपने भाई के साथ एक दो तरकीबें शेयर कर लो। लिहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सी तरकीबें? आसान है। मैंने पहल की और अपना परिचय दिया। कहा कि मैं उसका पूर्व छात्र हूं और उसका पड़ोसी भी उसके घर के तिरछे सामने रहता हूं और मैं उसे जानना चाहता हूं। लिहाओ की जिद देखकर देवांश जानता था कि वो उसे बिना कुछ कहे जाने नहीं देगा, इसलिए उसने मन ही मन बातें गढ़ ली। स्वाभाविक रूप से वो रोहन की बात लिहाओ के सामने नहीं ला सका ताकि वो चिंता न करे। क्या ये वाकई इतना आसान है? लिहाओ की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। जाहिर है, और क्या हो सकता है? बस एक दूसरे को जानना है, कुछ नहीं। सिर्फ तुम्हारे जैसे गंदे विचारों वाले ही चीजों को इतना उलझा सकते हैं। असल में श्रुति से बात करना काफी आसान है, देवांश ने सहज भाव से कहा। लिहाओ ने देवांश को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा कि इसमें कुछ और भी जरूर होगा, लेकिन सोचने पर पता चला कि देवांश तो दर्जनों किलोमीटर दूर पहाड़ों में रहता था। श्रुति से पीढ़ियों से उसका कोई नाता नहीं था और वो एक नया छात्र भी था। अगर ये देवांश की कही हुई बात नहीं थी तो और क्या हो सकता था? तो क्या ये वाकई इतना आसान है? अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत पहले ही पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय दे देता। काफी देर तक सोचने और कोई और रास्ता न सूझने पर लिहाओ ने पछतावे से अपना माथा पीट लिया। बिल्कुल आसान है। कभी कभी हम ही चीजों को जरूरत से ज्यादा उलझा देते हैं, लेकिन अब तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि श्रुति को तुम्हारी ताकझांग के बारे में पहले ही पता चल चुका है। इसलिए अगली बार अपना चेहरा दिखाने और अपना परिचय देने के बारे में सोचना भी मत। वो तुम्हारा गर्मजोशी से स्वागत नहीं करेगी। लिहाओ के पछतावे भरे चेहरे को देखकर देवांश ने सीधे मुंह कहा, हालांकि वो चुपचाप हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे अपनी कहानी में एकरूपता बनाए रखनी थी। ताकझांग के बहाने जब लिहाओ श्रुति से अपना परिचय देगा और वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी तो बात समझ में आएगी। अरे, मजाक कर रहे हो? उसे पता चल गया? ये तो बहुत शर्मनाक है। ये सुनकर लिहाओ का सिर झुक गया। क्या ये साफ नहीं है? एक औरत का अंतर्ज्ञान सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। तुम हमेशा उसके पीछे छिपकर उसे झांकते रहते हो। अगर उसे पता न चले तो अजीब होगा। देवांश ने अपनी नई सीखी हुई बात को तुरंत लागू करते हुए जवाब दिया। एक औरत का अंतर्ज्ञान? धिक्कार है, तो तुम मुझसे भी ज्यादा समझते हो। बिल्कुल नहीं बॉस। भले ही वो स्कूल की खूबसूरत लड़की अब तुम्हारी हो, तुम्हें अपने भाई को अपनी शान का कुछ हिस्सा तो चखना ही होगा, है ना? तुम्हें उसके सामने मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें कहनी होंगी ताकि उसकी मेरे बारे में बनी हुई बुरी धारणा बदल जाए। लिहाओ ने भौहें चढ़ाते हुए विनती की, जिससे देवांश के मन में किताबी छवि पूरी तरह बदल गई। लिहाओ जोशी की मदद की दयनीय गुहार देखकर देवांश कुलकर्णी कहने ही वाले थे कि उन्होंने पहले ही उनके लिए अच्छी बातें कह दी है,
लेकिन फिर उनके मन में कुछ विचार आए। उन्होंने सोचा कि क्या ये उन्हें और ज्यादा पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करने का सही मौका नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है, देवांश ने कहा। शर्त जो भी हो कह दो, जब तक स्कूल की सुंदरी मेरे प्रति पक्षपात करना बंद कर दे, मैं मान जाऊंगा। लिहाओ ने तुरंत अपने चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ कहा, ठीक है, अब से तुम्हें खूब पढ़ाई करनी होगी, जल्दी सोना और जल्दी उठना होगा, और तुम्हें हमेशा गेम खेलने या उपन्यास पढ़ने के बारे में सोचने की इजाजत नहीं है। अगर तुम ये सब करते रहे तो मैं तुम्हारी तारीफ जरूर करूंगा। दरअसल लड़कियों को पढ़ाई में अच्छे लड़के पसंद आते हैं। श्रुति देशमुख ने मुझसे पूछा कि मिडिल स्कूल की परीक्षा में मेरे कितने नंबर आए। जब मैंने उसे अपने नंबर बताए तो वो मेरे साथ काफी अच्छी तरह पेश आई और मुझे अपनी बाइक पर बिठाने भी दिया। तो ये कोई शर्त नहीं है, लेकिन चाहे तुम स्कूल की खूबसूरत लड़की का अपने बारे में या किसी और लड़की का नजरिया बदलना चाहो या अपने गोलमटोल फिगर को नजरअंदाज करना चाहो, यही सबसे अच्छा तरीका है, देवांश ने कहा। शुरुआत में लिहाओ देवांश के उसे और पढ़ाई करने के लिए कहने से ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन उसकी बाकी बातें सुनने के बाद वो तुरंत मान गया, खासकर जब उसके सामने इतनी जबरदस्त सफलता की कहानी थी। वो भावुक हुए बिना नहीं रह सका। उसने देवांश के कंधों पर हाथ रखा और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसीलिए तुम सच्चे भाई हो। ठीक है, अब से मैं तुम्हारी सलाह मानूंगा और गंभीरता से पढ़ाई करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मालिक, तुम्हें मुझे सबक सिखाने का पूरा हक है। ये तुम्हारे अपने शब्द हैं, तुम इनसे मुकर नहीं सकते। ये सुनकर देवांश खुशी से फूला नहीं समाया और जल्दी से बोला, अगर मैं अपनी बात से मुकर गया तो मैं कछुआ और कमीना हूं। लिहाओ ने तुरंत कसम खाई। ठीक है, तो बात बन गई। देवांश ने कसम सुनते ही तुरंत हाथ उठाकर लिहाओ को हाई फाइव दिया। देवांश भावुक हुए बिना नहीं रह सका, ये सोचकर कि ये वास्तव में विपरीत आकर्षण का मामला था। नहीं, ये सही नहीं है, ये स्त्री और पुरुष के बीच का आकर्षण है। ठीक है, बात बन गई। देर हो रही है, चलो अपनी कक्षा में जाकर रिपोर्ट करते हैं, लिहाओ ने कहा। उसका पूरा व्यवहार खास तौर पर उत्साहपूर्ण हो गया और उसने अपना पिछला आलस्य त्याग दिया जब उसने देवांश को हाई फाइव दिया। तुम पहले जाओ, मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे किस कक्षा में भेजा गया है, देवांश ने लिहाओ से कहा। जांचने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही ढूंढ लिया था। तुम 6ठी कक्षा में हो और मैं 7वीं कक्षा में। हम बिल्कुल पास पास हैं, लिहाओ ने कहा। अगली कक्षाएं, है ना? ये बहुत अच्छी बात है, इससे एक दूसरे को आवाज देना आसान हो जाएगा, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा और लिहाओ के साथ गलियारे के बाई ओर चलते हुए। जल्द ही देवांश को कक्षा 1 6ठी कक्षा का कमरा मिल गया। कक्षा में नए छात्रों का पंजीकरण करने के लिए देवांश के होमरूम शिक्षक हरन मिश्रा, एक युवा शिक्षक जो एक मिलनसार और विद्वान स्वभाव के थे, मौजूद थे। होमरूम शिक्षक को रिपोर्ट करने, प्रशासनिक कार्यालय में फीस भरने और अपनी किताबें व स्कूल यूनिफॉर्म प्राप्त करने के बाद देवांश कक्षा 1 6ठी में वापस आ गया। होमरूम शिक्षक ने पूरी कक्षा के लिए उनकी ऊंचाई के आधार पर बैठने की व्यवस्था की। देवांश के वर्षों के प्रशिक्षण की बदौलत, हालांकि उसके माता पिता में से कोई भी बहुत लंबा नहीं था, उसकी अपनी ऊंचाई अब 1 मीटर 68 इंच हो गई थी, जो काफी सम्मानजनक थी। नए छात्रों के बीच ये ऊंचाई पहले से ही काफी थी, इसलिए उसे पीछे से पहली पंक्ति में अंत से दूसरे डेस्क पर बिठाया गया। उसका डेस्कमेट एक दुबला पतला लंबा लड़का था जिसने चश्मा लगाया था और जिसका रूप रंग किसी विद्वान जैसा था। हालांकि जब उस लड़के ने बोलना शुरू किया तो देवांश ने उसे तुरंत उस मोटे लिहाओ के साथ मिला दिया, क्योंकि जैसे ही देवांश बैठा वो लड़का झुक गया। उसके चेहरे पर अस्पष्ट प्रशंसा भरी हुई थी और फुसफुसाया, मेरा नाम यशवर्धन मेहता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी नए छात्र होगे। ये तो कमाल है। जल्दी से मुझे कुछ टिप्स बताओ,
तुम स्कूल के पहले ही दिन हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की से कैसे घुल मिल गए? बकवास मत करो। मैं श्रुति देशमुख के ठीक सामने रहता हूं और उसे पहले से जानता हूं, देवांश ने जल्दी से समझाया, जबकि अंदर से एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मकान मालिक का बेटा एक तरह का बदतमीज था और अब उसका डेस्कमेट भी एक बदतमीज निकला। और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसने स्कूल के गेट पर ये सब पहले ही देख लिया था। ये तो फिर भी कमाल है। मेरा एक मिडिल स्कूल का सहपाठी है जो श्रुति के घर के ठीक सामने रहता है, लेकिन उस लड़के ने आज तक उससे बात तक नहीं की। यशवर्धन ने कहा, तुम लिहाओ जोशी की बात तो नहीं कर रहे हो, है ना? देवांश ने यशवर्धन की ओर देखते हुए हंसते और रोते हुए पूछा। अब उसे पता चल गया था कि ये सुशील लड़का कौन है। वो उस सहपाठी का भाई था जिसका जिक्र लिहाओ ने कुछ दिन पहले किया था, और वो भी मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल में पढ़ता था। अरे, तुम मोटे लिहाओ को जानते हो? फिर मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? यशवर्धन हैरान और अचंभित था कि देवांश लिहाओ को जानता था। मैं अभी अभी लिहाओ के घर में आया हूं, इसलिए ये कोई अजीब बात नहीं है कि तुमने मुझे नहीं देखा, देवांश ने जवाब दिया। अरे, तुम तो अभी अभी लिहाओ के घर में आए हो और श्रुति के साथ घुल मिल गए हो। मोटा लिहाओ इतने सालों से सुअर की तरह जी रहा है। जब यशवर्धन को पहली बार पता चला कि देवांश श्रुति को जानता है, तो उसके प्रति उसकी प्रशंसा थोड़ी कम हुई। लेकिन अब जब उसने सुना कि वो अभी अभी लिहाओ के घर में आया है, तो उसके प्रति उसकी प्रशंसा फिर से बढ़ गई। देवांश को भी लिहाओ के सहपाठी से मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि आगे कैसे समझाए। खुशकिस्मती से तब तक सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और होमरूम शिक्षक हरन मिश्रा ने अपनी मेज थपथपाकर सबको चुप रहने का इशारा किया, जिससे देवांश को यशवर्धन को नजरअंदाज करने का मौका मिल गया। सभी को चुप रहने का इशारा करने के बाद हरन मिश्रा ने हर छात्र का नाम पुकारना शुरू किया ताकि वे अपना परिचय दे सके। शुरुआत में अभी अभी हुई बातचीत के कारण देवांश ने यशवर्धन को मोटे लिहाओं की श्रेणी में रखा था, लेकिन यशवर्धन के परिचय के बाद कक्षा शिक्षक ने स्पष्ट रूप से कहा, यशवर्धन मेहता मिडिल स्कूल की परीक्षा में पूरे स्कूल में 5वें स्थान पर रहे और गणित में पूरे अंक प्राप्त किए। सभी को उनसे सीखना चाहिए और यशवर्धन को भी अपने कमजोर विषयों हिंदी और अंग्रेजी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ये सुनकर देवांश आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये थोड़ा घटिया यशवर्धन एक अव्वल छात्र होगा, खासकर गणित में पूरे अंक प्राप्त करके, जो कि काफी दुर्लभ है। जैसे ही देवांश मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ, कक्षा शिक्षक ने विशेष रूप से उसका नाम लेते हुए कहा, यशवर्धन के अलावा हमारी कक्षा में देवांश कुलकर्णी को विज्ञान में पूरे अंक मिले हैं। अब अपना परिचय देने की उसकी बारी है। देवांश जल्दी से मंच पर गया और एक संक्षिप्त परिचय दिया। चूंकि देवांश एक पहाड़ी इलाके से आया था, साधारण कपड़े पहने हुए था और अक्सर बाहर काम करने की वजह से उसका रंग सांवला हो गया था, इसलिए वो थोड़ा सा भद्दा लग रहा था। इसलिए हालांकि सभी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने विज्ञान में पूरे अंक हासिल किए, फिर भी उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि कई सुंदर लड़के और सुंदर लड़कियां सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। परिचय समाप्त होने के बाद कई छात्र आपस में चर्चा कर रहे थे कि कौन सुंदर है और कौन सुंदर। वो वंदना राव, हालांकि स्कूल की सुंदरी श्रुति देशमुख जितनी सुंदर नहीं है, फिर भी काफी खूबसूरत है, बस ज्यादा लंबी नहीं है। वह दीपा नायर भी, उसका फिगर काफी अच्छा है। और फिर लता मेनन, क्या आपने गौर किया कि हालांकि उसका चेहरा औसत है, लेकिन उसकी टांगे असाधारण रूप से लंबी है। यशवर्धन भी कोई अपवाद नहीं थे, क्योंकि देवांश के परिचय के बाद से ही वो लड़कियों पर टिप्पणी करना बंद नहीं कर रहे थे। यशवर्धन की बात सुनकर देवांश हक्का बक्का रह गया। उसे अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि ये लड़का असल में पूरे स्कूल में 5वें नंबर का छात्र था। मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल एक राज्य स्तरीय प्रमुख हाई स्कूल होने के नाते
न केवल अपने बुनियादी ढांचे और शिक्षण संसाधनों पर, बल्कि अपने सख्त स्कूल नियमों पर भी गर्व करता है। स्कूल के पहले दिन सुबह थोड़ी अस्त व्यस्त रही, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करना, सफाई करना, कक्षा प्रमुखों का चयन करना आदि गतिविधियां चल रही थी। लेकिन दोपहर तक सब कुछ सामान्य हो गया। इसके अलावा पहले दिन भी शाम के स्वाध्ययन सत्र शुरू हो गए, जिसमें नए छात्रों को भी शामिल किया गया। चूंकि मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल पूरे मालगुडी जिले से छात्रों को प्रवेश देता है, इसलिए ये न केवल छात्र छात्रावासों की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि एक छात्र कैंटीन भी प्रदान करता है। आमतौर पर जिले के कस्बे में रहने वाले छात्र भोजन और सोने के लिए घर जाते हैं। हालांकि कुछ छात्रों को आने जाने में असुविधा और समय लगता है, इसलिए वे स्कूल कैंटीन में खाना और छात्र छात्रावासों में रहना पसंद करते हैं। इस संबंध में स्कूल कोई अनिवार्य नियम लागू नहीं करता है। देवांश कुलकर्णी ने साधना करने की जरूरत के कारण छात्रावास में रहने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि उन्होंने स्कूल में ही दोपहर और रात का भोजन करने का विकल्प चुना। लहाव जोशी के माता पिता इस बात से चिंतित थे कि उनका बेटा बढ़ रहा है और खूब पढ़ाई कर रहा है, और स्कूल की कैंटीन में शायद पर्याप्त पोषण न मिल रहा हो। इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि वो घर पर ही खाना खाए। दरअसल जिले के कई अभिभावकों की भी यही चिंता थी। नतीजतन जो छात्र स्कूल की कैंटीन में खाना खाने के लिए रुके, वे ज्यादातर जिले के बाहर के थे, जैसे देवांश। चूंकि देवांश स्कूल की कैंटीन में दोपहर और रात का भोजन करता था और दिन का उजाला था, इसलिए श्रुति देशमुख को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उसे पढ़ाई भी करनी थी और उसके सहपाठियों का एक समूह भी था, इसलिए वो दिन में कभी देवांश को ढूंढने नहीं जाती थी। चूंकि श्रुति ने देवांश को ढूंढा नहीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से देवांश ने भी उसे ढूंढने की पहल नहीं की। हाई स्कूल में नए छात्रों के रूप में सभी का जिले भर के अलग अलग जगहों और स्कूलों से मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल में तबादला हुआ था। स्कूल की सबसे खूबसूरत छात्रा श्रुति देशमुख के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उस समय यशवर्धन मेहता ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देवांश को श्रुति के साथ देखा था। इसलिए देवांश जैसे युवा जो थोड़े अनगढ़ और पहाड़ी इलाके से आए थे, 50 की कक्षा में आसानी से नजरअंदाज हो जाते थे। अगर आप यशवर्धन न होते तो कोई भी उन पर खास ध्यान नहीं देता था। न सिर्फ वे ध्यान नहीं देते थे, बल्कि कुछ छात्र जो संपन्न परिवारों से थे और थोड़े घमंडी थे, कभी कभी अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए उनकी तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे। एक साधक होने के नाते देवांश स्वभाव से ज्यादा एकाकी स्वभाव के थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि दूसरे लोग उन पर ध्यान नहीं देते, और कुछ सहपाठियों की तिरस्कार भरी नजरों से उन्हें और भी कम चिंता होती थी। दिन ऐसे ही बीता और यशवर्धन मेहता, जिन्हें एक शिक्षक ने अध्ययन समिति का सदस्य नियुक्त किया था, से परिचित होने के अलावा देवांश अन्य सहपाठियों से केवल प्रत्यक्ष रूप से परिचित हुआ। शाम के स्वाध्ययन के 2 सत्र थे, 6:30 बजे से 9:30 बजे तक, बीच में 15 मिनट का ब्रेक। शाम के स्वाध्ययन के दूसरे सत्र की समाप्ति की घंटी बजते ही श्रुति, जिसका बैग पहले से ही अच्छी तरह से पैक था, जल्दी से कक्षा से बाहर निकल गई। अरे श्रुति, हमारा इंतजार करो। इतनी जल्दी क्यों हो? क्या तुम पुनर्जन्म के लिए इतनी उत्सुक हो? ये देखकर मीरा अय्यर और लता रेड्डी जल्दी से अपने बैग उठाकर कक्षा से बाहर निकल गई। आखिरकार वे भूतल पर सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर हाफती हुई श्रुति से मिली। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं देवांश के साथ घूमने के लिए कक्षा 1 और 6ठी कक्षा जा रही हूं। श्रुति ने मीरा और लता को देखते ही कहा और कक्षा 1 और 6ठी कक्षा की तरफ मुड़कर उन्हें हाथ हिलाया। बिल्कुल नहीं, तुम एक खूबसूरत चेहरे के लिए दोस्तों को छोड़ रही हो। अभी तो पहला ही दिन है और तुम हमें पहले ही छोड़ रही हो। लता और मीरा हक्की बक्की रह गई। चले जाओ यहां से। तुम क्या कह रही हो? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? मेरी वजह से देवांश ने परसों रोहन मल्होत्रा को नाराज कर दिया था।
मुझे डर है कि रोहन स्कूल से घर आते हुए कुछ करने की कोशिश करेगा, इसलिए मुझे उसके साथ चलना होगा। अगर कुछ हो जाए तो कुछ मदद के लिए। तुम दोनों क्या सोच रही थी? श्रुति ने उनकी बातों से नाखुश होकर जवाब दिया। तो बस इतना ही। लेकिन क्या 2 लोगों की बजाय 4 लोगों का साथ रहना ज्यादा सुरक्षित नहीं है? मीरा ने अपना चश्मा नाक पर चढ़ाया और हैरानी से पूछा। श्रुति इस सवाल से चौंक गई। हाँ, क्या 4 लोगों के साथ रहना ज्यादा सुरक्षित नहीं है? उन 2 को बाहर क्यों रखा जाए? है जाहिर है ना, वो तो 2 लोगों के लिए एक दुनिया चाहती है। लता ने इशारा भरी मुस्कान के साथ कहा। लता, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। श्रुति को लता के उसे और देवांश को चिढ़ाने पर शर्मिंदगी और झुंझलाहट महसूस होने लगी। ठीक है, वो तो बस मजाक था। हमारी स्कूल की खूबसूरत लड़की किसी नए लड़के में क्यों दिलचस्पी ले रही होगी? चलो साथ चलते हैं, देवांश को जानने का अच्छा मौका मिलेगा। श्रुति को गुस्सा आता देख लता ने मजाक करने की हिम्मत नहीं की, उसे धक्का दिया और कहा, याद रखना, अब ऐसी बातों पर मजाक नहीं करना। अगर टीचर्स ने सुना और उन्हें गलतफहमी हुई तो मैं हिसाब बराबर करने तुम्हारे पास आऊंगी। श्रुति ने चेतावनी दी। समझ गई, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि कोई तुम्हें गलत समझे तो हमें स्कूल के बाद साथ साथ चलना चाहिए। हालांकि वो अभी नया छात्र है और देखने में बहुत ही साधारण लगता है, बिल्कुल भी तुमसे मेल नहीं खाता। अगर तुम इसी तरह साथ साथ स्कूल आती जाती रहोगी तो गलत समझे जाने से बचना मुश्किल होगा, लता ने कहा। लता की बात सही है, चलो अब से साथ साथ चलते हैं। वैसे भी वो अभी हाई स्कूल का नया छात्र है और चूंकि वो आने वाला है इसलिए शिक्षकों को कोई गलतफहमी नहीं होगी। छात्र और छात्राओं के बीच सामान्य बातचीत बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मीरा हालांकि थोड़ी संकोची लग रही थी, लेकिन उसका दिमाग साफ था और उसने तार्किक ढंग से बात की। श्रुति ने सिर हिलाया, फिर रुक गई, ये महसूस करते हुए कि वे कक्षा 6 प्रथम वर्ष के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। चूंकि श्रुति और बाकी सभी घंटी बजते ही कक्षा से जल्दी निकल गए थे, इसलिए कक्षा 6 प्रथम वर्ष के छात्र प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही धीरे धीरे बाहर निकलने लगे थे। बाहर निकलते ही लड़कियों ने श्रुति और उसकी 2 सहेलियों को देखा। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वे सब लड़कियां थी। वे बस श्रुति की सुंदरता और फिगर से, और जाहिर है लता की परिपक्वता और सुडौल शरीर से थोड़ी ईर्ष्या कर रही थी। मीरा उतनी ध्यान देने योग्य नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं था कि मीरा सुंदर या सुडौल नहीं थी, वो बस श्रुति और लता के बगल में साधारण लग रही थी। लड़कों का अचानक कक्षा के गलियारे में खड़ी 3 बड़ी लड़कियों से सामना हुआ, जिनमें से हर एक बेहद खूबसूरत थी। खासकर श्रुति की लाजवाब कदकाठी और लता की परिपक्व कामुकता। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे, उनके कदम अजीब से हो गए। वे देखना तो चाहती थी, लेकिन कुछ डरी हुई भी थी। आखिरकार वे सब नए छात्र थे, स्कूल का पहला दिन था, और किसी में भी इतनी खूबसूरत और सेक्सी उच्च वर्ग की लड़कियों से बातचीत करने की हिम्मत नहीं थी। कक्षा के लोकप्रिय लड़कों में भी हिम्मत नहीं थी। अरे देवांश, देखो, जरा देखो, क्या ये स्कूल की खूबसूरत श्रुति देशमुख नहीं है? हे भगवान, वो यहां तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है ना? यार, 1 नहीं 3। देवांश, तुम कमाल हो, अब से मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा। उसी वक्त कक्षा के अंदर अपने सहपाठियों के साथ बाहर जाने की तैयारी करते हुए यशवर्धन मेहता की नजर श्रुति पर पड़ी। वो कांप गया, उसकी आंखों में अविश्वास के भाव थे, फिर मुर्गे के खून जैसा उत्साह। जैसे ही उसने देवांश का हाथ पकड़ा और उत्साह और प्रशंसा भरे स्वर में फुसफुसाया। देवांश कुलकर्णी तब तक श्रुति देशमुख और उसकी सहेलियों को देख चुके थे, और ये देखकर कि स्कूल के बाद श्रुति सचमुच उनके साथ घर चलने के लिए इंतजार करने आई थी, उनके दिल में एक गर्मजोशी का एहसास हुआ। यशवर्धन मेहता की बातों की बात करें तो उन्होंने ऐसे व्यवहार किया जैसे उन्होंने उन्हें सुना ही न हो।
ये लड़का बिल्कुल उस बच्चे लेहाओ जोशी जैसा था जो खुद को बहुत बड़ा दिखाने का नाटक कर रहा था। अगर देवांश ने सचमुच उसकी बात मान ली होती तो ये बच्चा और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाता। उसके साथ ठंडा व्यवहार करना ज्यादा उचित था। नमस्ते, नमस्ते तीनों बड़ी बहनों, मेरा नाम लक्ष्य शर्मा है। माफ कीजिए, क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं? जैसे ही देवांश ने यशवर्धन की बात अनसुनी की और अपना बैग लेकर तेजी से बाहर चला गया, आखिरकार एक छात्र ने हिम्मत जुटाकर उसके पास आकर नमस्ते कहा। हालांकि लक्ष्य ने बार बार ज्यादा परिपक्व और सज्जनता से पेश आने की कोशिश की, यहां तक कि थोड़ा झुककर भी, लेकिन उसकी लड़खड़ाती जुबान और कांपती आवाज उसकी घबराहट जाहिर कर रही थी। हालांकि इसने कई पुरुष छात्रों को लक्ष्य की प्रशंसा से नहीं रोका। इन दिनों मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल में स्कूल के पहले ही दिन 3 बड़ी बहनों से, और वो भी इतनी खूबसूरत, बातचीत शुरू करने की हिम्मत करना वाकई हिम्मत का काम था। कम से कम वे हिम्मत तो नहीं करती। बेशक इसका संबंध व्यक्तिगत पूंजी से भी था। लक्ष्य ने बड़ी बड़ी बहनों से बातचीत शुरू करने की हिम्मत सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि वो पहली कक्षा की 6ठी कक्षा में सबसे लंबा और सबसे सुंदर था, बल्कि इसलिए भी कि उसका परिवार अपेक्षाकृत संपन्न था। पहले अपने परिचय में उसने खास तौर पर जिक्र किया था कि उसके पिता जिला लोक सुरक्षा ब्यूरो में काम करते हैं, और गर्व से शेखी बघारता था। वो कक्षा के उन गिने चुने लोगों में से एक था जो देवांश को तिरस्कार की नजर से देखते थे। हालांकि जहां लक्ष्य का व्यवहार नए छात्रों को साहसी और बहादुर लगा, वही श्रुति और बाकी 2 बड़ी बहनों को ये थोड़ा बचकाना और हास्यास्पद लगा, जिससे परिपक्वता का अभाव झलकता था। बोलते समय हकलाना और फिर भी ये सोचना कि वो उनसे बात कर सकता है, ये सोचकर कि उसमें हिम्मत और हुनर है। नए लोग तो नए ही होते हैं, हाँ, लेकिन हम तुम्हें नहीं ढूंढ रहे हैं। लता रेड्डी, जो अपेक्षाकृत साहसी और उतावली लड़की थी, ने लक्ष्य की नासमझी को तुच्छ समझा और जानबूझकर उसे चिढ़ाया। तो फिर तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं उन्हें तुम्हारे लिए बुलाती हूं। लक्ष्य लता के शब्दों में व्यंग्य न समझ पाया, और यह देखकर कि उसने सचमुच उसे जवाब दिया है, बहुत खुश हुआ और जल्दी से पूछा। बोलते हुए उसका चेहरा गर्व से चमक उठा और उसने जानबूझकर दूसरे छात्रों की तरफ देखा जो स्पष्ट रूप से शेखी बघा रहे थे। जरूरत नहीं है, वो यहां। लता ने देवांश की ओर इशारा किया, जो अभी अभी प्रवेश द्वार पर आया था, और कहा। उस पल यशवर्धन को छोड़कर सभी दंग रह गए। लक्ष्य के चेहरे पर विजय का भाव तुरंत गायब हो गया, मानो उसे लकवाम मार गया हो। ये तो वही है। तीनों खूबसूरत सीनियर बहनें दरअसल श्वेतागिरी पहाड़ी से इस गवार को ढूंढने आई थी। ये कैसे मुमकिन है? श्रुति, बड़ी बहन, आप यहां हैं। ये दोनों आपके सहपाठी हैं, है ना? नमस्ते, मेरा नाम देवांश कुलकर्णी है। देवांश को जाहिर है बाकी छात्रों की प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं थी। उसने श्रुति का अभिवादन किया और फिर स्वाभाविक रूप से लता और मीरा अय्यर की ओर हाथ बढ़ाया। अपनी उम्र के ज्यादातर लड़कों से कहीं ज्यादा परिपक्व और संयमित मानसिकता के साथ, और स्कूल की खूबसूरत श्रुति द्वारा पीछे से गले लगाए जाने और दिन में उसका हाथ थामे रहने के कारण किसी लड़की से पहली बार मिलने की घबराहट बहुत पहले ही दूर हो चुकी थी। लता और मीरा को उम्मीद नहीं थी कि इतने साधारण कपड़े पहने नए छात्र देवांश का व्यवहार इतना सहज और उचित होगा। वे एक पल के लिए अचंभित रह गई, क्योंकि वे उसके अभिवादन के लिए तैयार नहीं थी। पहली कक्षा की 6ठी कक्षा के सहपाठी और गलियारे से गुजर रहे छात्र देवांश को इतनी सहजता और आत्मविश्वास से दोनों बड़ी बहनों की ओर हाथ बढ़ाते देखकर फिर से चौंक गए। अरे, क्या वो लक्ष्य से ज्यादा कूल नहीं है? उसने तो सीधे जाकर हाथ मिलाने की पेशकश की। लक्ष्य भी चौंक गया, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर तिरस्कार और अवमानना का भाव आ गया। छी, तुम खुद को क्या समझते हो?
पहली मुलाकात में ही हाथ मिलाकर बड़ों जैसा व्यवहार कर रहे हो? मानो बड़ी बहनें तुम्हें परेशान करेंगी। इसमें खट्टे अंगूरों की एक अलग ही गंध थी। लक्ष्य की तरह कई छात्र देवांश से थोड़ी ईर्ष्या रखते थे। आखिरकार देवांश का पहनावा कुछ अटपटा था, उसका रंग सांवला था और वो एक पहाड़ी इलाके से आया था, इसलिए कई लोग मानते थे कि वे उससे बेहतर हैं। ये तो दिलचस्प है, लेकिन सबकी उम्मीदों के उलट एक क्षण रुकने के बाद लता ने अपने सुंदर चेहरे पर हल्की सी लाली लिए देवांश की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, नमस्ते, मैं लता रेड्डी हूं। नमस्ते, मैं मीरा अय्यर हूं। मीरा ने भी हाथ बढ़ाकर देवांश से हल्के से हाथ मिलाया। देवांश को इतनी सहजता से दो बड़ी क्लास की लड़कियों का हाथ थामते देख लड़कों में भावनाओं का एक जटिल मिश्रण उमड़ पड़ा, मानो उनके दिल मिश्रित स्वादों की बोतलें हों। लक्ष्य खास तौर पर निराश था। तुलना के बिना आप कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन अब कुछ पल पहले लक्ष्य का व्यवहार देवांश के व्यवहार की तुलना में बहुत बचकाना लग रहा था। अगर मुझे पता होता कि ये इतना आसान है तो मैं भी यही करती। ये कितना अच्छा और प्रभावशाली होता। दो बड़ी लड़कियां और मैं भी। मैं यशवर्धन मेहता हूं, देवांश का। जब यशवर्धन ने देवांश को उन दोनों लड़कियों से आसानी से हाथ मिलाते देखा तो वो अपनी खुशी छिपा नहीं पाया। पीछे से दौड़कर आगे बढ़ा और लता और बाकियों की तरफ हाथ बढ़ाकर देवांश की नकल करने की कोशिश की। इस समय लता और मीरा, जिन्होंने देवांश से हाथ मिलाया था, अब अपने संयम पर लौटने लगी थी। उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी और झुंझलाहट महसूस हो रही थी कि इस साधारण नए छात्र की मौजूदगी ने उन्हें कुछ हद तक ढक दिया था। चश्मा पहने उस लड़के यशवर्धन को भी उनके साथ अपनी किस्मत आजमाने की हिम्मत करते देख उन्हें अपनी सीनियर लड़कियों के दर्जे पर एक अवांछित चुनौती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत कहा, क्या यशवर्धन या कुछ और? जाओ, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे लिए आए हैं। चलो देवांश। दरअसल सीनियर छात्र होने के नाते उन्हें एक नए छात्र की नाक से क्यों घसीटा जाए? स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी उन्हीं की होनी चाहिए। ये देखकर कि दोनों सीनियर लड़कियों ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली, यशवर्धन अंदर ही अंदर निराश हो गया। बेशक देवांश यशवर्धन के स्वभाव से वाकिफ था और उसे ठुकराए जाने पर काफी खुश था। उसने उसका कंधा थपथपाया और कहा, मैं पहले जा रहा हूं। फिर वो सहजता से श्रुति और बाकियों के पास गया और कहा, चलो चले। गर्लफ्रेंड होना वाकई एक आदमी को बदल देता है। हालांकि हम डेस्कमेट और भाई थे, फिर भी उसने मेरी मदद करने की जहमत तक नहीं उठाई। श्रुति और बाकी 3 सीनियर लड़कियों के साथ देवांश को जाते देख यशवर्धन को गहरी नाराजगी हुई। देवांश के बारे में दूसरे छात्रों की धारणा बदलने लगी। अचानक पहाड़ी इलाके का वो लड़का, जो देखने में थोड़ा रूखा लग रहा था, असामान्य रूप से लंबा और सुंदर दिखाई देने लगा। वो ऐसा कैसे न करता? स्कूल के पहले ही दिन 3 खूबसूरत सीनियर लड़कियां उसके साथ घर चलने के लिए खास तौर पर इंतजार कर रही थी। खासकर वो लंबी सीनियर लड़की जो स्कूल की रौनक थी, कई लड़कों के सपनों की देवी। उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आया उस लड़के का शांत स्वभाव। सबकी नजरों के बीच वो बिल्कुल निश्चल था, मानो उसके सामने कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे इज्जत या बेइज्जती की जरा भी परवाह नहीं थी। यशवर्धन, देवांश कहाँ है? यशवर्धन अपनी नाराजगी में उबल ही रहा था कि अचानक एक मोटे हाथ ने उसके कंधे पर जोर से थपथपाया और उसके कान के पास एक आवाज गूंजी। उस लड़के की तो बात ही मत करो जो एक लड़की के लिए अपने दोस्तों को छोड़ देता है। यशवर्धन बड़बड़ाया। वो मिडिल स्कूल में एक अव्वल छात्र था और लड़कियों के बीच काफी लोकप्रिय था। इसलिए दोनों सीनियर लड़कियों द्वारा इतनी बेरुखी से निकाले जाने से उसके स्वाभिमान को सचमुच ठेस पहुंची थी। ये क्या बात है? लिंग के बारे में तो कुछ भी नहीं, लेकिन इंसानियत नहीं। क्या हुआ? लहाओ जोशी अभी अभी कक्षा से बाहर आया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है।
उसने हैरानी से पूछा। जरा देखो। यशवर्धन मेहता ने देवांश कुलकर्णी और उसके साथियों की ओर इशारा किया जो धीरे धीरे दूर जा रहे थे। ये देवांश और श्रुति देशमुख हैं। रुको, दो और क्यों हैं? धिक्कार है। बिल्कुल नहीं, ये तो अविश्वसनीय है। लिहाओं ने देवांश और श्रुति की पीठ पर से उनकी आकृतियां तुरंत पहचान ली। पहले तो वो चौंक गया और फिर जब उसने देखा कि वहां दो और लड़कियों की आकृतियां हैं, तो वो इतना हैरान हुआ कि लगभग उछल पड़ा। बताओ, क्या ये लड़का लड़कियों के लिए अपने दोस्तों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर रहा है? 3 है। क्या हम तीनों ठीक नहीं हैं? हम उसे स्कूल की लड़की भी दे सकते थे, लेकिन देखो, ये लड़का तो बस अपने आप में ही रहता है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यशवर्धन ने गुस्से से शिकायत की। छोड़ो भी, मुझे एहसास हो गया है कि लड़कियों से बातें करना मेरे बस की बात नहीं। अगर मैं उनके पीछे भी चलूं तो भी बात करने में बहुत घबराऊंगा। और तुम बच्चे, हालांकि तुम थोड़े मजाकिया हो, मेरे मुकाबले तुम लगभग उसी स्तर के हो, ज्यादा बेहतर नहीं। हमें भविष्य में देवांश से सीखना चाहिए, लिहाओं ने कहा। यशवर्धन, जो पहले से ही थोड़ा नाराज था, देवांश के शांत और सौम्य व्यवहार को याद करके अचानक निराश हो गया। उसे मानना पड़ा, वो लड़का वाकई कमाल का है। तुमने अभी नहीं देखा, लेकिन जब वो कक्षा से बाहर निकला तो उसने एक बड़े स्तनों वाले और एक शांत उच्च वर्गीय लड़के से इतनी सहजता से हाथ मिलाया। न कोई शर्म, न कोई धड़कन। उफ, हम वाकई उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इसमें क्या कमाल की बात है? आज सुबह तो वो स्कूल की लड़की श्रुति देशमुख के साथ साइकिल चला रहा था और श्रुति पीछे से उसकी कमर से लिपटी हुई थी। लिहाओं फुसफुसाया, अरे बिल्कुल नहीं। यशवर्धन की आंखें उसी समय चौड़ी हो गई। बिल्कुल नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं आज सुबह उनके ठीक पीछे था। लिहाओं फुसफुसाया। वाह, मैं तुम्हें बता रहा हूं फैटी जोशी, मैंने सुना है कि वो 2 दिन पहले ही तुम्हारे घर में रहने आया है। उसके मुकाबले तो तुम इतने सालों से बिल्कुल सुअर जैसी जिंदगी जी रहे हो। तुम ही सुअर जैसी जिंदगी जी रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी वो कर सकता है जो वो करता है? सिर्फ एक सच्चा गुरु ही ऐसा कर सकता है, समझे? लिहाओं ने चिढ़कर जवाब दिया। सच है। यशवर्धन ने यह सुनकर गंभीरता से सिर हिलाया। मैं कहता हूं, देवियो, क्या अगली बार हम इतनी बड़ी बात नहीं बना सकते? मुझे डर है कि एक दिन सड़क पर चलते हुए मेरे सहपाठी मुझे पत्थर मार देंगे। अपनी बाइक धकेलते हुए स्कूल के गेट की ओर चलते हुए और ईर्ष्या, जलन और घृणा भरी निगाहों का सामना करते हुए देवांश ने श्रुति और बाकी दोनों से व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह एक साधक था, स्वभाव से थोड़ा संकोची, दूसरों से अलग दिखना पसंद नहीं करता था। लेकिन अब एक नए छात्र के रूप में 3 वरिष्ठ छात्रों के बीच खड़े होकर दूसरों से अलग दिखना मुश्किल था। खासकर श्रुति, नए छात्र उसे पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन बड़े बच्चों में कौन इस बेहतरीन स्कूल गर्ल को नहीं जानता? लता रेड्डी का तो जिक्र ही न करे, जिनकी सिर्फ एक बस्ट नहीं, उन्हें मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल के लड़कों के बीच कुछ हद तक मशहूर बना दिया था और अक्सर निजी चर्चाओं का विषय भी। सिर्फ मीरा अय्यर ही उनकी तुलना में साधारण लग रही थी, लेकिन वो सिर्फ तुलनात्मक रूप से ही था। फायदा उठाने के बाद हमसे शर्माना मत। अगर श्रुति की वजह से न होता तो मैं तुमसे परेशान न होती। लता ने तुरंत देवांश की तरफ नाराजगी भरी नजरों से देखा। ऐसा सिर्फ देवांश की कही बात की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि उसने दूसरे लड़कों की तरह उसकी छाती को नहीं देखा था, जिस पर उसे हमेशा गर्व होता था। जाहिर है, अगर देवांश दूसरे लड़कों की तरह होता और उसकी छाती पर नजर डाल लेता तो वो जरूर उसे नफरत करती। फिर भी जब देवांश ने सचमुच उसकी कीमती छाती पर ध्यान नहीं दिया तो उसे थोड़ी नाराजगी हुई। इससे साफ जाहिर है कि लड़कियां वाकई काफी पेचीदा होती हैं। लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, देवांश ने अपने साथ हुए अन्याय को महसूस करते हुए जवाब दिया। तुम, लता, जो हमेशा तीनों में सबसे ज्यादा गुस्से वाली होती है। देवांश की बात सुनकर
तुरंत नाराज हो गई और आंखें घुमा ली। हाँ, उसे क्या फायदा हुआ? छी! लता को असमंजस में देखकर श्रुति जोर से हंसे बिना नहीं रह सकी और बोली, लता, इस बार तो तुम्हें अपना हमशक्ल मिल गया। छी! कौन सा हमशक्ल? वो तो अभी नया आया है। अगर तुम न होती तो मैं उससे बात भी नहीं करती। लता ने तिरस्कार से कहा। लता की बातें थोड़ी ज्यादा थी। देवांश अंदर ही अंदर थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन श्रुति का ख्याल रखते हुए उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि देवांश ने कुछ नहीं कहा, अचानक एक आवाज गूंजी, छात्रा लता बिल्कुल सही कह रही है। बस नई छात्रा है, बिल्कुल गवार, कुछ खास नहीं। बेशक ये कोई और नहीं बल्कि रोहन मल्होत्रा ही बोल रहा था। तुम इतनी बदजुबानी कैसे कर सकते हो? अगर तुम बोलोगे नहीं तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। दफा हो जाओ। देवांश, जो पहले से ही अंदर चिढ़ रहा था, उसने देखा कि रोहन फिर से किसी बेकार पैसे की तरह अचानक सामने आ गया और बिना किसी विनम्रता के चिल्लाते हुए उसका चेहरा काला पड़ गया। श्रुति के अलावा, जो जानती थी कि देवांश ऊपर से तो सीधा सादा लगता है, लेकिन उकसाने पर उग्र हो सकता है, न तो लता और न ही मीरा को यह पता था। देवांश, जो बस अपने सीनियर्स को सम्मानपूर्वक संबोधित कर रहा था, अचानक स्कूल के कुख्यात बदमाश रोहन को गालियां दे रहा था और उसे दफा हो जाने को भी कह रहा था। ये देखकर वे डर के मारे पीले पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब तो झगड़ा होने वाला है। ये देखकर रोहन के साथ वाला 4 आंखों वाला लड़का बदमिजाजी से मुस्कुराया, ये सोचकर कि देवांश ने भाई रोहन को नाराज करने की हिम्मत की है और उसे इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। ये सुनते ही रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने मुट्ठियां भींचते हुए कहा, बेटा, घमंडी बने रहे और देख मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा या नहीं। क्या तुम लड़ना चाहते हो? चलो। देवांश ने रोहन की तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखा और उसे चुनौती दी। देवांश के शब्दों ने मानो रोहन को उसकी याद दिला दी। उसके चेहरे पर कई बदलाव आए और आखिरकार उसने एक कठोर वाक्य कहा, बेटा, तुम घमंडी हो, हम देखेंगे। और फिर वो अपनी साइकिल पर सवार होकर चला गया। देवांश से लड़ने में असमर्थ रोहन अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहता था। 4 आंखों वाला लड़का हक्का बक्का रह गया। ये रोहन का अंदाज बिल्कुल नहीं था। लता और मीरा भी हक्की बक्की रह गई। क्या ये सच में रोहन मल्होत्रा था? एक नए छात्र द्वारा कोसा जाना और चुनौती दिया जाना और यूं ही चले जाना? और क्या ये सच में एक नया छात्र था? रोहन को यूं कोसने की हिम्मत? अरे, क्या तुम इसे थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? लगता है रोहन के साथ तुम्हारा झगड़ा और गहरा हो गया है। श्रुति को पहले से ही इस नतीजे का अंदाजा था और उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। इस आदमी को सबक मिलना चाहिए। इसे देखकर मुझे गुस्सा आता है और सहने से क्या फायदा? देवांश ने बेपरवाही से कहा, तुम्हें सहना ही होगा, चाहे वो बेकार ही क्यों न हो। मैंने सुना है रोहन समाज में लोगों को जानता है। अब तुम्हें जरूर बहुत तकलीफ होगी। मेरी सलाह है कि तुम उससे माफी मांगने और रहम की भीख मांगने के लिए थोड़ा समय निकालो। शायद अभी भी हालात बदलने का मौका हो। लता ने कहा। लता सही कह रही है। रोहन मल्होत्रा स्कूल में तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? लेकिन एक बार जब तुम स्कूल के गेट के बाहर आ जाओगी तो बात ही कुछ और होगी। तुम श्रुति और हमसे हर दिन अपने साथ रहने की उम्मीद नहीं कर सकती। मीरा अय्यर ने भी यही बात दोहराते हुए कहा, दरअसल तुम लोगों को मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, बस समाज के लोगों से ही तो निपटना है ना? उसे अपने घोड़े भेजने दो, मैं सच में उससे नहीं डरता, देवांश कुलकर्णी ने कहा। यह देखकर कि देवांश सलाह नहीं मान रहा था और इतनी बेबाकी से शेखी बघा रहा था, लता रेड्डी और मीरा ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि वो श्रुति देशमुख के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है ताकि उस खूबसूरत महिला का दिल जीत सके। उनकी नजरें एक अलग ही रंग ले लेती। उन्हें लगता कि वो बहुत भोला और बेवकूफ है
हम रोहन मल्होत्रा की बात कर रहे हैं, पहाड़ी इलाके से आई एक नई छात्रा। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? सिर्फ श्रुति ही जानती थी कि देवांश उसके सामने हीरो बनने या उसे खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा था। अगर ऐसा होता तो उस दिन उसकी मदद करने के बाद वो दूर जाने के बजाय उससे चिपका रहता। उसने जिस तरह से बात की, शायद इसलिए कि वो नहीं चाहता था कि वो परेशान हो, इसलिए वो बहुत भावुक हो गई और झिझकते हुए बोली, क्या मैं किसी और दिन जाकर रोहन से माफी मांग लूं? आखिरकार अब वो और मैं सहपाठी हैं। माफी मांगने से मामला सुलझ जाना चाहिए। हिम्मत मत करना। अगर तुम उससे माफी मांगोगी तो वो लड़का जरूर तुम्हारे साथ रहेगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवांश ने देखा कि श्रुति उसकी खातिर रोहन से माफी मांगने को तैयार है, तो वो कुछ भावुक हो गया और जल्दी से उसे सलाह दी। देवांश की बात तो सही है। अगर तुम रोहन से माफी मांग लो तो वो रोज तुम्हारे साथ रहेगा, मीरा और लता ने कहा। वे स्वाभाविक रूप से श्रुति के पक्ष में खड़ी थी। जहां तक देवांश की बात है तो उन्हें उससे ज्यादा लगाव नहीं था। अगर सच में कुछ हो भी जाता तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हम क्या करें? ये शब्द सुनकर श्रुति की आंखें थोड़ी लाल हो गई। हम क्या कर सकते हैं, बस देखते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, रोहन स्कूल में कोई गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा, लता और मीरा ने कहा। ठीक है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, चीजें हमेशा के लिए बीत जाएंगी। देवांश ने भी सलाह दी। उसकी आंखें रात के आसमान के नीचे सोचती हुई रोशनी से टिमटिमा रही थी। उसे लगा कि उसे जल्द ही रोहन से ठीक से बातचीत करने का कोई अच्छा मौका ढूंढना चाहिए, ताकि उसका उत्पीड़न हमेशा के लिए बंद हो जाए। उम्मीद है ऐसा ही होगा। श्रुति जानती थी कि रोहन मल्होत्रा किस तरह का इंसान है और उसे समझ आ गया था कि माफी मांगना ही आखिरी उपाय है। अपने दोस्तों और देवांश को सलाह देते देखकर उसने सोचा और सिर हिला दिया। रोहन के माहौल को बिगाड़ने की वजह से जाहिर है सबका मूड ठीक नहीं था, और लता और मीरा को पहाड़ी इलाके से आए नए छात्र देवांश से थोड़ी नफरत थी। वे उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए रास्ते में माहौल थोड़ा उदास सा था। एक साधक होने के नाते देवांश के पास एक छठी इंद्री थी जो किसी भी स्त्री से कम नहीं थी, इसलिए उसने लता और मीरा के मन में छिपी नफरत को आसानी से भांप लिया और स्वाभाविक रूप से उनसे बातचीत शुरू करने की जहमत नहीं उठाई। और जितना कम देवांश ने ऐसा किया, लता और मीरा उतनी ही चिढ़ गई, ये सोचकर कि वो एक नया छात्र बहुत घमंडी और नासमझ है। खुशकिस्मती से सड़क के उबड़ खाबड़ हिस्से तक पहुंचने से पहले ही लता और मीरा एक चौराहे पर मुड़ गई और देवांश और श्रुति से अलग हो गई। जैसे ही लता और मीरा चली गई, देवांश को अचानक अपनी कमर पर एक गर्म और मुलायम एहसास हुआ। पता चला कि पहले लता और मीरा की मौजूदगी में श्रुति ने देवांश की कमर पर हाथ रखने की हिम्मत नहीं की थी और पीछे की सीट को पकड़ लिया था। अब जब वे चले गए थे तो वो निडर हो गई। आगे का रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, साइकिल चलाते समय सावधान रहना और इसे आज दोपहर जैसा न होने देना, श्रुति ने कहा। उसका सुंदर चेहरा धुंधली स्ट्रीट लाइटों में लाल हो रहा था। वो बेहद आकर्षक लग रही थी। हालांकि देवांश उसे देख नहीं पाया। चिंता मत करो, देवांश ने जवाब दिया। उसका मूड अचानक हल्का हो गया और वो विशेष रूप से खुश महसूस कर रहा था। रोहन की पिछली परेशानी और उकसावे के साथ साथ लता और मीरा के तिरस्कार को भी पूरी तरह से भूल गया। धड़क धड़क धड़क। जैसे ही देवांश की आवाज धीमी हुई, साइकिल उछलने लगी। पीछे बैठी श्रुति का चेहरा लाल हो गया। उसने चुपके से इधर उधर देखा और चुपचाप देवांश की कमर में अपनी बाहें लपेट ली। उसे लगा कि इससे उसे ज्यादा सुरक्षा और सुकून का एहसास हुआ। देवांश का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, लेकिन जल्द ही उसके पैर तेजी से जवानी के जोश में पैडल मारने लगे। गाड़ी रोको और मुझे यही उतार दो। जैसे ही वे उसके घर के पास पहुंचे, श्रुति का चेहरा लाल हो गया
और वो देवांश की कमर से कसकर चिपक गई और बोली, डर है तुम्हारे मां बाप देख लेंगे? देवांश ने बाइक रोकी और पूछा, छी, हमने तो कुछ किया ही नहीं, डरने की क्या बात है? बस जब वे बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं तो गुस्सा आता है। श्रुति ने अपने बाल पीछे किए और उदासीनता से कहा, लेकिन स्ट्रीट लाइट की रोशनी में अनजाने में उसके खूबसूरत चेहरे पर एक लाली फैल गई, जिससे वो खास तौर पर आकर्षक लग रही थी। हाँ, ये सच है। देवांश हंसा और सहमति में सिर हिलाया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? श्रुति ने देवांश के चेहरे पर मुस्कान देखी और न जाने क्यों अचानक शर्मिंदगी और झुंझलाहट का एहसास हुआ और उसने उसे लात मार दी। श्रुति की अप्रत्याशित लात से देवांश हतप्रभ होकर सोचने लगा, क्या कोई बिना गलती किए हंस नहीं सकता? वो छोटा था और उसके पास रहस्यमयी कलाएं भी थी। फिर भी वो एक छोटी लड़की के मन की बात कैसे समझ सकता था? देवांश के भ्रमित भाव देखकर श्रुति को भी लगा कि उसकी लात कुछ बेतुकी थी, लेकिन फिर भी वो उसे लात मारना चाहती थी। कल इसी समय मेरे आगे धीरे धीरे चलना शुरू करो और मेरा इंतजार करो। बेशक श्रुति ये नहीं मानती कि वो गलत थी। वो अपनी साइकिल पर बैठी, अपने बाल झटकते हुए देवांश पर ये शब्द फेंके और फिर साइकिल चलाकर चली गई। देवांश अभी भी वही खड़ा था, उलझन में अपना सिर खुजला रहा था, लेकिन लात लगने से उसे कोई झुंझलाहट महसूस नहीं हुई, बल्कि उसके दिल में एक अवर्णनीय मिठास का एहसास हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, मालिक, वो पहले ही दूर जा चुकी है। अगर आप ऐसे ही घूरते रहे तो आप पति की तलाश में पत्थर बन जाएंगे। नहीं, इसे पत्नी की तलाश में पत्थर बना दीजिए। जैसे ही देवांश वहां स्तब्ध खड़ा था, उसके पीछे से लहाओ जोशी की आवाज आई, तुम्हारे बड़े सिर को देख रहा हूं। देवांश मुड़ा और झटके से पीछे हटा, फिर फुर्ती से घर की ओर चल पड़ा। मेरा इंतजार कीजिए, मालिक। लहाओ ने जल्दी से अपनी बाइक आगे बढ़ाई और उसके पीछे चल दिया। आधी रात बीत चुकी थी और अंधेरे में देवांश अपने सिर के पीछे हाथ रखे स्तब्ध होकर छत को घूर रहा था। आमतौर पर आधी रात की साधना के बाद देवांश जल्दी सो जाता था, लेकिन आज रात श्रुति की मुस्कुराहट और भौहें पीछे से अचानक गले लगने पर उसे लगा बिजली का झटका, और यहां तक कि लता के कामुक वक्ष की कभी कभार झलकियां उसके मन में घूमती रही। विपरीत लिंग के प्रति जिज्ञासा से भरे एक किशोर के रूप में वो लता के उदार वक्ष को कैसे अनदेखा कर सकता था? अप्रभावित रहना तो दूर की बात है, बस एक साधक के रूप में देवांश में आत्मसंयम था, जो आम किशोरों में नहीं होता। ऐसे में लता ने देवांश के साथ कुछ गलत किया था। आखिरकार देवांश के मन में रोहन मल्होत्रा के घृणित चेहरे की छवि बस गई। उससे कैसे निपटे? उसे बुलाकर उसकी पिटाई करे? जाहिर है ये कोई उचित उपाय नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसे तकनीकों का इस्तेमाल करके कोई रणनीति बनानी होगी। 90 के दशक में मालगुडी ग्रैंड होटल मालगुडी जिले का एकमात्र 3 सितारा होटल था और विदेशियों की सेवा करने वाला एकमात्र होटल भी। मालगुडी ग्रैंड होटल 12 मंजिला था और उस समय मालगुडी जिले की एक प्रतिष्ठित इमारत थी। ग्रामीण इलाकों से आने वाले कई लोग खास तौर पर इसे देखने और इसके साथ तस्वीरें खिंचवाने आते थे। ये कहना सही होगा कि मालगुडी ग्रैंड होटल बेहद प्रतिष्ठित था और जो लोग अक्सर यहाँ आते जाते देखे जाते थे, वे मालगुडी जिले के राजनीतिक और व्यावसायिक हलकों के सबसे प्रभावशाली लोगों में से थे। आम लोग इस होटल में कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करते थे, क्योंकि एक भोज का खर्च एक औसत व्यक्ति के आधे महीने की कमाई के बराबर हो सकता था, और अगर कोई ज्यादा महंगे व्यंजन और पेय पदार्थ ऑर्डर करता तो ये आधे साल की कमाई के बराबर हो सकता था, जो यहाँ असामान्य नहीं था। शहर के कुछ धनी परिवार भी यहाँ केवल त्योहारों, उत्सवों या महत्वपूर्ण मेहमानों के स्वागत के लिए ही आते थे। संक्षेप में, उस समय मालगुडी ग्रैंड होटल पूरे मालगुडी जिले का सबसे आलीशान और उच्च स्तरीय होटल था। वास्तव में
उस समय 3 सितारा रेटिंग के लिए उच्च मानक और उच्च विनिर्देशन की आवश्यकताएं थी, जिनमें से कुछ अब 4 सितारा और यहां तक कि 5 सितारा होटलों के लिए भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए समर्पित पोर्टर द्वारा 18 घंटे सामान की सेवा प्रदान करना, ड्यूटी मैनेजर द्वारा 24 घंटे मेहमानों की देखभाल करना, एक बंद बार, एक छोटा शॉपिंग सेंटर होना जो टर्न डाउन सेवा प्रदान करता हो, एक कैफे, सरलीकृत पश्चिमी रेस्टोरेंट जिसमें बुफे नाश्ता उपलब्ध हो, और भारतीय तथा पश्चिमी शैली के नाश्ते और भोजन के लिए 18 घंटे भोजन वितरण सेवा अब 4 सितारा होटलों के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार फ्रंट डेस्क मैनेजर द्वारा 18 घंटे सेवा प्रदान करना, बाथटब वाले कमरे, विकलांग मेहमानों के लिए सुलभ कमरे, औपचारिक पश्चिमी भोजन उपलब्ध कराना और भारतीय तथा पश्चिमी भोज सेवाएं प्रदान करने की क्षमता जैसी आवश्यकताएं अब 5 सितारा होटलों के लिए भी आवश्यक है। इस वजह से उस समय मालगुडी ग्रैंड होटल की पूरे मालगुडी जिले में एक बेहद ऊंची सामाजिक छवि और रुतबा था, और मालगुडी ग्रैंड होटल के मालिक नलिन नाम्बियार होटल की बदौलत मालगुडी जिले में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गए थे। उनके बेटे कुणाल नाम्बियार भी जिले के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय 3 सितारा होटल की बदौलत मालगुडी जिले के राजनीतिक और व्यावसायिक हलकों में दूसरी पीढ़ी के एक उल्लेखनीय व्यक्ति बन गए। उनके नीचे उनके अधीनस्थों का एक समूह था जो उत्सुकता से उनके नेतृत्व का अनुसरण करता था। रात के 11 बज चुके थे और होटल की दूसरी मंजिल पर शानदार ढंग से सजाए गए केटीवी रूम में गाना अभी भी जोर शोर से बज रहा था और पेय पदार्थ बह रहे थे। सफेद टाइट टॉप और बेहद छोटी स्कर्ट पहने, अपनी लंबी गोरी टांगे दिखाती हुई महिलाएं लॉबी में खड़ी या विभिन्न निजी कमरों में आती जाती देखी जा सकती थी। देखो रोहन मल्होत्रा, ऐसा कम ही होता है कि तुम्हारे पापा किसी बिजनेस ट्रिप पर हों और तुम्हारी मम्मी रेस्टोरेंट में इतनी व्यस्त हो कि तुम्हारा ध्यान ही न रख पाए और तुम पूरी शाम उदास बैठे रहो। तुम किसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? अगर रुकना नहीं है तो भाग जाओ। आलीशान केटीवी प्राइवेट रूम में कुणाल नाम्बियार सोफे पर पैर क्रॉस करके झुके हुए थे। उनके होठों से सिगरेट लटक रही थी। उन्होंने धुएं का एक गोला उड़ाया और रोहन की ओर इशारा किया, जो दूसरी तरफ बैठा उदास होकर पी रहा था। शायद तुम्हारे लिए जल्दी घर चले जाना बेहतर होगा। आखिर रोहन अभी भी एक स्टूडेंट है। एक महिला की आवाज आई और वो तान्या वर्मा थी। आज तान्या ने अपना चैनल सूट नहीं बल्कि एक लोकट बनियान और डेनिम शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिससे उनकी गहरी क्लीवेज और मोटी गोरी जांघें साफ दिखाई दे रही थी, जिससे कमरे में मौजूद पुरुष उन्हें घूरने लगे। हालांकि उनकी हिम्मत नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि तान्या उनके सर्कल की बड़ी बहन थी। तान्या सही कह रही है, रोहन, आगे से तुम यहां कम आना। वैसे भी हर बार आते ही तुम एक लाश जैसे दिखते हो। कुणाल ने अधीरता से रोहन की तरफ हाथ हिलाया। बहन तान्या, भाई कुणाल, अपनी बदमिजाजी से सबका अच्छा समय खराब करने के लिए मुझे माफ करना। मैं इस बोतल से खुद को सजा दूंगा। कुणाल और तान्या को थोड़ा नाराज देखकर रोहन घबरा गया। जल्दी से उठा, बियर की एक बोतल उठाई और एक ही झटके में पी गया। बस यही बात है। बोलो, तुम्हें इतनी परेशानी क्या है? क्या इसलिए कि तुम्हें हाई स्कूल में दोबारा पढ़ाई करनी है? अगर यही बात है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। रोहन के माफी मांगने पर कुणाल का मूड हल्का हो गया। उसने फिर धुएं का एक गोला उड़ाया और पूछा, बात उस बारे में नहीं है। 1 साल दोहराने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर जब स्कूल की वो खूबसूरत लड़की मेरे साथ हो। मैं तो बस उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मुझे इस बात से परेशानी है कि किसी ने मेरे लिए एक अच्छी चीज बिगाड़ दी। रोहन ने भाई कुणाल के सवाल का इंतजार करते हुए दांत पीसते हुए जवाब दिया, अरे, तो कोई तुम्हारी लड़की पर डोरे डाल रहा था, है ना? कोई हैरानी नहीं कि आज तुम इतने उदास हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, रोहन, तुम आखिरकार बार बार ऐसा ही करते हो और तुम एक बड़े आदमी हो। हालांकि तुम्हारा रूप रंग अच्छा नहीं है,
फिर भी एक नजर में तुम खूबसूरत लग सकते हो। अरे, कोई तुम्हारी लड़की चुरा ले जाता है और तुम उसे वापस पाने के लिए नहीं लड़ते, बल्कि अपने गमों को शराब में डुबो देते हो। क्या तुम मर्द भी हो? तान्या ने रोहन की ओर इशारा करते हुए उसे सख्ती से डांटते हुए कहा। उसमें किसी बिजनेसमैन की बेटी जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं था। वो बिल्कुल एक सख्त लड़की की तरह व्यवहार कर रही थी। हाँ, बहन तान्या, रोहन तो अभी भी एक स्टूडेंट है, वो कोई मर्द थोड़े ही है। भाई कुणाल तो असली है। ये सुनते ही एक मोटा सा आदमी जोर से हंस पड़ा। छी, बंटी सेठ, तू तो मर्द ही नहीं है। अगर हिम्मत है तो निकाल और तुलना करते हैं। रोहन तान्या की डांट से बहुत उदास था, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसलिए जब उसने उस मोटे आदमी को अपना मजाक उड़ाते सुना, तो उसने तुरंत उसकी तरफ इशारा करके उसे गालियां दी। हाँ, निकाल और तुलना करते हैं। कमरे में मौजूद सभी लोग उन्हें उकसाने लगे, यहां तक कि औरतें भी उनमें शामिल हो गई। तुरंत बंटी नाम का आदमी डर गया, लेकिन उसका मुंह अभी भी सख्त था। तेरी कढ़ाई की सुई से तुलना करने की क्या बात है? जीत तो बेमानी होगी। छी! ये सुनकर सभी के मुंह से तिरस्कार की आवाज निकली। बस कुणाल और तान्या, जो आखिरकार ग्रुप के बॉस थे, नहीं चाहते थे कि मामला ज्यादा आगे बढ़े, और हालात को देखते हुए उन्होंने एक साथ हाथ हिलाकर उसे रोकने की कोशिश की। कुणाल और तान्या को बोलते देख किसी की भी मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं हुई। दरअसल तान्या ने अभी जो कहा वो बिल्कुल सही है। रोहन, तुम बार बार वही करते हो और एक बड़े आदमी हो, फिर भी अपनी लड़की को वापस लेने से डरते हो। क्या वो आदमी किसी बड़े आदमी का समर्थक है या कुछ और? लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। लगता है मालगुडी जिले के बड़े लोगों के बच्चे या तो अभी हाई स्कूल में नहीं है या यूनिवर्सिटी जा चुके हैं। कमरे के शांत होने के बाद कुणाल ने इशारा किया। उस आदमी ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है, मैं उसे हरा नहीं सकता। रोहन ने बेहद हताश होकर कहा। अरे, तुम उसे हरा भी नहीं सकते? तुम तो बहुत कमजोर हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने बड़े और लंबे हो। तुम तो बस एक सुंदर चेहरा हो, बिल्कुल भी काम के नहीं। बंटी, जिसे अभी अभी तिरस्कृत किया गया था, ने तुरंत खुशी से उसका मजाक उड़ाया। बस बंटी। कुणाल ने बंटी को घूरा, फिर रोहन की ओर मुड़ा। क्या वो सिर्फ हाई स्कूल का छात्र नहीं है? अगले शनिवार दोपहर 3 बजे उसे यही मिलवा दो। तुम सब क्लास से फ्री होगे और अच्छा समय होगा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा हाई स्कूल का लड़का इतना घमंडी है, मेरे भाई की लड़की पर डोरे डालने की हिम्मत कर रहा है। शुक्रिया भाई कुणाल। रोहन, ये देखकर कि कुणाल उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया है, खुशी से फूला नहीं समाया और जल्दी से धन्यवाद में झुक गया। ठीक है, कल तुम्हारा स्कूल है, अब जाओ। कुणाल ने उसे विदा किया। उसे एक साधारण हाई स्कूल के छात्र की कोई परवाह नहीं थी। अगले दिन देवांश कुलकर्णी ने अपनी ब्रह्मा घंटे की साधना पूरी नहीं की, बल्कि आधा घंटा पहले ही पूरी कर ली, क्योंकि स्कूल सुबह 7 बजे शुरू होता था और सुबह की पढ़ाई की कक्षा होती थी और उपस्थिति दर्ज की जाती थी। उसने 6:30 बजे नाश्ता किया और 6:40 बजे घर से निकल गया। मैं तुम्हारी 2 लोगों की छोटी सी दुनिया में खलल नहीं डालूंगा, जाओ। मालिक। जैसे ही वो बाहर गया, लेहाओ जोशी अपनी बाइक पर सवार होकर तेजी से भाग गया। देवांश ने लेहाओ की तेजी से गायब होती आकृति को देखा, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर बिना किसी हड़बड़ी के सड़क पर स्कूल की ओर चल दिया। वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि पीछे से एक हल्की सी खुशबू आई और जल्द ही उसके बगल में कोई खड़ा था। लो, श्रुति देशमुख ने अपनी बाइक सीधे देवांश की ओर बढ़ा दी। देवांश ने मना नहीं किया, बाइक पर कूद पड़ा और श्रुति पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उसका नाजुक हाथ धीरे से उसकी कमर पर टिका हुआ था और उसने उसकी कमीज थाम ली थी। सब कुछ बहुत स्वाभाविक लग रहा था, मानो एक रात के बाद ही दोनों गहरे दोस्त बन गए हों, जो एक दूसरे को लंबे समय से जानते हों।